अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एके पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज ईद का दूसरा दिन है। पहला दिन कैसा गुजरा वो भी हम बात करेंगे, दूसरा दिन है वो कैसे गुजारेंगे और तीसरा दिन कैसे गुजारेंगे। आपको पता है कि ईद के दिन मीठी ईद है, लोग आते हैं जाते हैं, मेहमान आते हैं और आप भी जाते होंगे। दूसरे दिन लोग अपनी फैमिलीज के घर में जाना होता है या फैमिलीज आती होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट और रेवेन्यू के वजीर हैं नजीर अहमद अब्बासी साहब, जो कि पॉलिटिशियंस है। आपको पता है कि हमेशा आप देखते रहते हैं कि कोई डिफरेंट लोग, कोई सेलिब्रिटी होते हैं, कोई डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर्स आते रहते हैं लोग। लेकिन ये कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक सियासतदान हैं और ख़ास बात यह है कि हमने सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ईद है तो हम नहीं चाहते क्योंकि सियासत के ऊपर बात करके आप पूरा साल आप सियासत ही सुन सुन के, सियासत के ऊपर बातें सुन सुन के परेशान हो जाता बंदा। इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि सियासत से हटकर हमने जो है बात करनी है ओवरऑल ईद कैसी गुजरी, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं नजीर अहमद अब्बासी साहब, उनसे गपशप करेंगे कि ईद का पहला दिन कैसा गुजारा और दूसरा दिन, आज जो दूसरा दिन है ये कैसे गुजार रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, ईद है, आज ईद का दूसरा दिन है, किस तरह से आपने पहला दिन कैसे गुजारा आपने? अब पहला दिन कोई खास नहीं होता जी, बस वही रूटीन होती है जैसे बाकी फैमिलीज में होती है कि आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब आ जाते हैं, लड़के के लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं। कोई खास स्पेशल डे नहीं होता हमारा, आम लोगों की तरह ही है। अच्छा अच्छा, तो उसी तरह ही बस वो अच्छा, एक तो जो सियासतदान होता है वो रोजाना खबरें देख के, सुन के, इन मामलात में तो बंदा एक सीरियस सा रह जाता है ना। आप किस तरह के हैं? क्या ऐसे ही सीरियस थे पहले भी या अब सियासत में आने के बाद आप इस तरह से हो गए हैं? थोड़ा सा सीरियस थे आप, सीरियसनेस जो है। लेकिन सियासत जो है ना वो उसमें तो आपको सीरियस रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी इस टाइप की है कि जिसको आप हंसी मजाक में नहीं कर सकते। आप पे जिम्मेदारी होती है हल्के की, लोगों की, फिर अपने सूबे की, तो उसको आपने सीरियसली लेना होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप बिल्कुल कोई खुश टाइप किस्म के आदमी हैं। ज़ाहिर इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और मेरा बिल्कुल रहा है, शुरू से ही रहा है। मुझे म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है। अच्छा अच्छा, उसमें मेरे पास अपने पास बड़ी कलेक्शन होती है। अच्छा, तो किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है? मैं फास्ट म्यूजिक इतना पसंद नहीं करता। अच्छी शायरी हो, म्यूजिक अच्छा हो, ओल्ड सॉन्ग्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो हमारी एज, मतलब 80s 90s वगैरह। जी हाँ, वो मैं सुनता रहता हूँ। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, मेहदी हसन है, नूरजान है, इस तरह जो क्लासिक गाने वाले लोग हैं उसमें बहुत बड़े नाम है। तो सबकी जो मेरे पास अपने पास कलेक्शन होती है, मैं कभी मुझे रास्ते में फुर्सत होती है तो मैं गाड़ी में सुन लेता हूँ। और इसी तरह मेरी हॉबीज़ हैं, हाइकिंग है, एक क्लब है हमारा पाकिस्तान लेटर क्लब के नाम से, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो जीप रैलीज हैं। मतलब ये क्लब किस चीज़ का है? जीप पाकिस्तान लेटर क्लब के नाम से है और इसका मैं सदर भी हूँ। और इस वक्त अलहमदुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी तादाद है इसके मेंबर्स की। अच्छा, माशाल्लाह। और हम लोग जो है मुख्तलिफ इवेंट, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पसंद है? नहीं, क्रिकेट मैंने नहीं खेला जी। मैं स्कूल में जब था तो तब भी मैं फुटबॉल खेलता था। हॉकी मैंने खेली है लेकिन फुटबॉल का कप्तान भी रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्रिकेट कप्तान, फुटबॉल शौक से। लेकिन हॉकी और फुटबॉल मैंने खेला है। क्रिकेट मुझे पसंद है एक हद तक, लेकिन मैंने खुद नहीं कभी खेला, ना इंटरेस्ट था इसमें। आपको सियासत में भी आए हैं, वैसे कितना अर्सा हो गया आपको सियासत में आए? मैं 1987 में पहली दफा मैं गाड़ी में इलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैं कोई 6 दफा मैं जिला कौंसिल में इलेक्ट हुआ। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 1987 से लेके 2018 तक मैं लोकल बॉडी में रहा हूँ मुसलसल। इस तमाम अरसे में मैं हमेशा अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मैं इलेक्शन जीता। और फिर 18 में मैं मेंबर्स जिला कौंसिल के हैसियत से मैंने रिजाइन दिया और पीटीआई के टिकट पे। अच्छा, पीटीआई के टिकट पे अभी ये दोबारा दूसरी दफा मैं सूबे में। किसी से इम्प्रेस होकर सियासत में आए हैं या वैसे ही कोई शौक था इस वजह से सियासत में आ गए? लेकिन मेरा जो हवाई तल्लक है वो बड़ा हार्ड एरिया है
और मैं कभी जब गाँव जाता था तो मुझे लगता था कि हम बहुत कम फासले पे, जो कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद, इससे या जो बड़े शहर हैं उससे बहुत थोड़े फासले पे हैं, लेकिन दो अलग तरह की दुनिया थी। और मुझे उससे थोड़ी सी तकलीफ होती थी कि मतलब मुझे जो एजुकेशन मैसर थी शहर में रहते हुए, ये बाकी सहूलियात जो थी वो वहाँ पे नहीं थी कि पीने का पानी आप किलोमीटरों से आप उठा के ला रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको चारपाई पे उठा के लेके जा रहे होते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें थी जिसमें मेरे अंदर एक था कि मैं जज्बा पैदा हुआ कि क्या आवाम की खिदमत की जाए। बिजली तक नहीं थी, रोड अप्रोच नहीं थी, तो फिर वो बस एक इंटरेस्ट वो देख के रफ्ता रफ्ता शुरू हुआ। फिर 87 में बहुत कम उम्र थी मेरी, पहला इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता, उसके बाद संसद में जीता। तो कोशिश की कि उन जो उस वक्त की जो चीजें थी या मसाइल थे या लोगों को मुश्किलात थी, वो अभी भी काफी चीजें हैं, लेकिन उसमें बेहतरी आई कि हमने उसको कम करने की कोशिश की। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप जो आवाम का दर्द रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइएगा कि ईद पे जो बचपन की ईद थी और इस ईद में कितना फर्क है? उस वक्त तो ईदी भी देते होते थे, अब ईदी तो देने की बारी आ गई, तो क्या फर्क क्या लगता है आपको? लेकिन बचपन जो होता है ना जी, वो बड़ा गोल्डन पीरियड होता है आपकी लाइफ में। आपको दुनिया के बिखेड़ों से आप आजाद होते हैं और आप अपनी खुशियाँ छोटी चीजों में ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं, चाहे वो फैमिलीज की हों या अदरवाइज हों, तो बंदे की सोच थोड़ी डिवर्ट करती है, उसकी प्रायोरिटीज और हो जाती हैं। तो बचपन की तो सच्ची बात है कि बच्चों की है वो ईद तो वही है। बाद में तो हम लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, सालों के साथ, लेकिन सच्ची बात है कि गोल्डन टाइम वही होता है आपकी ईद का, कि जिसमें आप अब तो खैर ये फैशन नहीं रहा, लेकिन उस वक्त ये होता था कि ईद पे नए कपड़े होंगे, जूते होंगे। अब तो लोग हर रोज खरीद रहे होते हैं, हर रोज पहन रहे, तो वहाँ तब ये होता था कि आपको शायद 6 महीने बाद कई साल बाद जाके एक सूट लेके देते थे, पूरा साल वही चलता रहता। पैसे आपको वाफर जो होते थे वो भी ईद के मौके पे मिलते थे, तो एक बच्चे के लिए वो शायद बड़ा गोल्डन डे होता था। और वो एक सूट लेके देते थे, पूरा साल वही चलाते, कहते इसको खराब नहीं करना, और उसके बाद वो पैक करके रख देना, कहीं जाना तो वो पहनना। ये ऐसे ही कुछ होता था। ये हम जो आप पिछला हमारी जनरेशन का दौर है ना, इसमें कनात थी, मतलब फैमिलीज के अंदर चाहे वो सारे ऐसी थे जो भी हैं, लेकिन कनात के साथ जिंदगी गुजारते थे। अभी ये नहीं, अभी रेस लगी हुई है। अभी रोजाना कपड़े भी लोग ले रहे होते हैं, तो जूते भी ले रहे होते हैं। एक एक घर में लोगों के सैकड़ों जूते होंगे तो सैकड़ों जोड़े कपड़ों के होंगे। तब ऐसा नहीं था, तब एक जरूरत के तहत चीजें होती थी, और कोई सा भी ऐसी होता तो वो शायद उसका थोड़ा ज्यादा होता होगा, लेकिन ये वाली बर्बाद नहीं थी। घरों में आपकी बड़ी सी, हमारी घर में एक गाड़ी होती थी, अब उसी घर में कुछ 6-7 खड़ी होती है, और भाई ने अपनी रखी हुई है, बच्चों ने अपनी को रखा होता है। तो वो हम पहले थोड़े पे जो था लोगों का कनात था वो नहीं रहा, तो इसलिए खुशियाँ भी थोड़ी मदम पड़ गई है, लेकिन चीज वापस हो जाती है, उसकी कदर नहीं रहती। तो मुझे याद है, मुझे जब पहले दफा साइकिल लेके दी गई स्कूल जब मैं जाता था, वो मेरे लिए उस वक्त की रोज राइस थी। तो अभी गाड़ी लेते हैं तो खुशी नहीं होती, खुशी इसलिए नहीं होती कि आपने इसको आम कर दिया, बिल्कुल आम हो जाती है। सही बात है। तो ये बताइएगा कि जो बचपन की ईद होती है, इसमें जाहिर सी बात है बंदे की ख्वाहिशात हो सकते हो, ईदी लेना शौक से। उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे आते होते हैं ईदी लेने के लिए, उस वक्त आपको कौन सा ऐसा शख्स आपकी फैमिली में होता था स्पेशली जिसके पास जाते थे कि जाके ईदी लेके आते होते थे? उससे आपको पता होता था यहाँ से इनकार नहीं, यहाँ से मिलनी। मैं अपनी वालदा के साथ अभी तक अटैच हूँ, उनके साथ रहा हूँ सारा समय। तो मोस्टली यही होता था कि माँ हमारी, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, तो वो सब कोई देखती थी। और हमारा वो जो स्टेट बैंक था वो भी वही था। मुझे अगर कुछ चीज़ लेनी है और जो रूटीन से हटके लेनी है या मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो मैं माँ की मैंने समझ तक ले जाता था और मुझे दे देती थी। और अभी तक भी ये है कि मेरी बात आएगी तो उस वक्त तो 10 रुपए 20 रुपए या 100-400 की थी, तो अभी भी मेरी माँ मुझे आके पैसे देती है। अच्छा, माशाल्लाह। माँ तो ये रखे
खास। वालिदैन के बगैर तो मेरे ख्याल में वालिदैन को देख के सबसे बड़ी ईद हो जाती है, खुशी जो मिलती है वालिदैन को देख के मिल जाती होती है। तो आपको ज्यादातर ईद अपने गांव में पसंद है या कि शहर में पसंद है ईद करना? गाँव से देखें, गाँव जो हमारे रूट्स है ना वो अपने आबाई इलाकों से हैं। अगर चाहे सारी जिंदगी में यहाँ शहर में हुई है, लेकिन सच्ची बात है गाँव में जाके एक अजीब सा एक एहसास होता है, एक सुकून मिलता है। वहाँ के आबाओ अजदाद के कमरे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे आप किसी माँ की आगोश में चले गए ना और उसकी गोद में बैठे हुए। इसी तरह आपको आबाई इलाके से ये हर बंदे का होगा जो भी देखते हैं कि ईद में लोग शहरों में रह रहे थे, लेकिन ईद से पहले वो अपने आबाई इलाके में जाते हैं। दो ही मौके होते हैं, या तो बेटी जाती है, मैयत जाती है गाँव में, तो उस लोग प्रेफर करते हैं कि अपने आबाई इलाके में दफन हो, तो उनकी फैमिलीज की भी ख्वाहिश होती है। इसी तरह फिर जब आप इस तरह के मौका आते तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अजीजों में हो, रिश्तेदारों में हो। चूंकि शहरों में तो उस तादाद में लोग आपके नहीं होते हैं, बल्कि अभी भी जो लोग यहाँ शहरों में हैं मोस्टली लोग वो गाँव चले जाते हैं अपने लोगों के साथ। तो गाँव की ईद जो है सच्ची बात है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसे। तो बचपन में आपकी आदत किस तरह की थी? क्या शर्माने वाले थे, लड़ाकू थे या खामोश तबीयत के? किस तरह से थे आप बचपन में? और नहीं, लड़ाकू भी नहीं कह सकते और शर्मीला तो बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत पसंद था शुरू से ही। लड़ाकू इस सेंस में था कि मैं कोई चीज़ अगर गलत देखता था किसी भी दर्जे में तो मैं खड़ा हो जाता था। ये मेरी नेचर थी, चाहे उस चीज से उस बात से मेरा बड़ा रास कोई ताल्लुक ना भी हो, कहीं भी हो रही है अगर चीज, तो मैं उसके लिए निजामत करता था कि ये नहीं होना चाहिए, या किसी के साथ ज्यादती हो खड़ा रहता। वो मेरे नेचर में है, अभी भी है। तो लड़ाकू नहीं था और शर्मिला भी नहीं था मैं, मतलब अब कह सकते हैं कि उसूल थोड़ा सा उसूल पसंद, शरारती टाइप बच्चा भी था। और उसमें तो याद आती है वो शरारतें? बेशुमार है, वो तो इतनी है कि अब आपको 2-3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों में ये था कि अगर कोई शरारत करनी है तो उनको पता होता था कि ये बंदा कर सकता है, तो मैं कर देता था। लेकिन ऐसी कोई शरारत नहीं थी जो बदतमीजी के जुमरे में आए। लेकिन जो बचपन में शरारतें होती हैं वो करते रहे। उसमें पतंगे भी उड़ाई, तो हमने कंचे भी खेले, तो हमने वो जो मल्ले की बच्चों की आपस की लड़ाई होती थी वो भी करते रहे हैं। बेशुमार चीजें, वो जो आपका बचपन होता है। बचपन के दोस्त मिलते थे? जी हाँ। अच्छा। दोस्तों में मेरा ये है कि मैंने तब्दीलियां नहीं की कभी। जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे, कुछ लोग मुल्क में हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो शायद मिलना उस तरह का नहीं रहा। मैं खुद भी नहीं होता यहाँ पे, मसरूफियत होती है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह का नहीं रहा। लेकिन एक राब्ता हमारा है, और जो हल्का बाब यहाँ मौजूद है, तो वो हमारी रूटीन है कि हम कभी ना कभी महीने डेढ़ बाद एक गेट टुगेदर रखते हैं किसी अच्छा उसके घर पे, तो वो मिलना जुलना उसी तरह ही है। वो सच्ची बात है, मैंने दुश्मन खुद तब्दील हो जाते हैं, लेकिन दोस्त मैंने कभी तब्दील नहीं की दोस्तों के साथ। तो दोस्त जब बचपन वाले मिलते हैं तो क्या उनसे उसी तरह की हंसी मजाक करते हैं, या कि कोई एक थोड़ा सा लेवल आगे कहते हैं नहीं तो थोड़ा सा कंट्रोल? मेरे बहुत से दोस्त हैं बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं पाकिस्तान में, आर्मी में भी हैं और सिविल में भी हैं, बड़े तगड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन वो उस तरह कोई तकल्लुफ़ हमारा नहीं है। उसी तरह हंसी मजाक भी है, तो तराक भी है आपस में। वही जो बचपन था उसको हमने, सच्ची बात है कि हम मैं तो इस तरह का आदमी, मैं दबादा नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए मसनूई सा कुछ जो मैं होता हूँ बस वही होता हूँ। और दोस्त भी आपके जिन लोगों से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है वो तकरीबन इसी मिजाज के लोग होते हैं। तो आपस में हम जब बैठते हैं तो हमारी हंसी मजाक भी है, हमारा वही जो आप कह सकते हैं जो शुरू के दिन थे उसमें कोई तब्दीली नहीं की, मतलब उसी तरह की जैसे हंसी मजाक है, शुगर में लगा मजा भी वही होता है। तो ये मतलब मीठी ईद है। आपके वालिदैन आपसे कभी ऐसा हुआ कि वालिदैन से दूर कहीं जाके आपने ईद की हो? नहीं, मैं ज्यादातर साथ ही गुजारी है। उम्र पे मैं 1-2 दफा था तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो ईद के बाद आना हुआ। लेकिन ईदें जितनी भी हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारी। हम रहते भी चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इवन के हम 4 भाई हैं, चारों इसी घर में रहते हैं, तो
एक इकट्ठी सारे रहते जी एक जॉइंट फैमिली से शुरू से एक ही घर में रहते हैं। तो वो अभी तक सिस्टम उसी तरह है। अभी औलादें बड़ी हो गई हैं, शायद अगले किसी जमाने में शायद थोड़ा घर छोटा हो गया, लेकिन अभी तक इसी तरह ही है। सही से आज जो है आपको तक ईद का मौका है, हम कोई ऐसे सवाल भी कर सकते हैं जो ईद से हटके हों, कोई पर्सनल भी थोड़े से हो सकते हैं, कोई मतलब परेशानी तो नहीं? मुझे मेरा ऐसा कुछ पर्सनल नहीं बताते मुझे। मुझे बताइए कि जो अभी शादी हुई माशाल्लाह से, क्या पसंद की थी या मतलब फैमिली से अरेंज शादी हुई? मेरी जो शादी हुई थी जी वो बहुत अर्ली स्टेज में हुई थी। मैं सब मैट्रिक में था। तो मेरी नानी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उनकी जो औलादें थी, मतलब पोतों में और नवासों में सबसे बड़ा मैं था। तो उनको अंदाजा था कि शायद मेरी जो बीमारी है मुझे शायद ज्यादा टाइम में जिंदा ना हो। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा मैट्रिक में थे तो आपकी शादी हो गई? हाँ, इसकी शादी करवाते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब एज नहीं है शादी की शायद, लेकिन वो नानी जो कि बड़ी थी उनके सामने कुछ बोलता नहीं था। फिर मैं बहुत ज्यादा अटैच था अपनी नानी के साथ, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। मतलब वो ये था कि उनको अपनी तमाम औलादों में सबसे ज्यादा मेरे साथ था उनका। तो बहरहाल उन्हीं का फैसला था और फैमिली में ही शादी हुई है। एक ही खानदान है हमारा। अरेंज शादी? अरेंज है और ताया की बेटी है। ठीक है। तो अभी घर में बच्चे भी बड़े हो गए हैं, किसकी ज्यादा चलती है, आपकी या भाभी की ज्यादा चलती है? हमारी जो फैमिली है ना जी, इसमें पता नहीं ये अजीब सा सवाल होगा, लेकिन औरतों को इतना नहीं है कि अच्छा। वो आप मतलब बस वो जो सारा कंट्रोल आप नहीं होता ही मर्द का है। हाँ। दीन भी मर्द को बर्तरी देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब घर में जो खातून होती है उसकी जिम्मेदारी और तरह की है। मिसाल देता हूँ कि नान नफका जो है वो मर्द के जिम्मे है। मर्द के जिम्मे है। अब तो हमारी सोसाइटी में हालात ऐसे हो गए कि शायद औरतें भी इसके लिए कर रही होती है, तो वो जिम्मेदारी उसकी है। घरदारी चलाना, औलाद की तरबियत करना, ये बाकी चीजें ये खातून के जिम्मे होती है। तो ये एक तरह से घर का सरबराह मर्द ही होगा। ये कभी भी नहीं होता कि औरतें, जिस घर में औरतें सरबराह होंगी वो तो घर आपका तबाह है मेरी नजर में। कि जहाँ पे औरतें होंगी या घर की या आपका एक मरकजियत नहीं है किसी एक शख्स पे। और दीन ने भी आप मर्द को किया हुआ है कि वो घर का बड़ा है, उसको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुकर्रर किया, फिर जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बड़ी होती है। तो वो उस तरह वाला हमारा वो सिस्टम नहीं है। वो मेरा नहीं, सिर्फ हमारी फैमिली में, पूरे खानदान में ऐसा। क्योंकि कई जगहों पे ऐसे होता है ना कि वो मर्द अक्सर जो ना मीडिया में लोग सवाल करते होते हैं आपकी चलती है या भाभी की चलती है, कहते हैं नहीं मैं तो खामोश रहता हूँ जी, वो घर वाले सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी बातें होती हैं जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कंट्रोल जो है मीन्स कि ऐसी बात नहीं होती कि औरतें डर रही होती, लेकिन उनको अपना एक स्टेटस पता होता है कि हमने कहाँ तक जाना है। तो सियासत भी आप कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? देखिए ये जो अगर होता है ना, मतलब मैं अगर सोचता हूँ कि मैं सियासत में कैसे आया, तो सच्ची बात है ये मेरे को नहीं पता कैसे आ गया। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था और बिल्कुल असदी तौर पे आ गया। मेरे ख्याल में मैं शायद इधर ही फिट था सियासत में, जहाँ मुझे अल्लाह ताला लेके आ गया। और जो मुझे कामयाबी मिली है ना, सच्ची बात है कि मैं अगर सोचूं कि मैं डिजाइन करता हूँ चीजों को तो ये मेरी खामख्याली होगी। ये परवरदिगार खुद से रास्ते बनाता है और आपको अपने रास्ते भी खोलता है। ऐसे मैं अगर अपनी सलाहियतों पे, अपनी काबिलियत पे देखूं तो मुझसे बहुत बेहतर लोग हमारी सोसाइटी में हैं, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि लोगों ने मुझसे मोहब्बत की और हर वक्त मेरे साथ दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इसके अलावा शायद मेरा वैसे तो जिस तरह के मेरे शौक थे, तो मैं शायद राइटर होता, कुछ लिख रहा होता, पता नहीं कैसा राइटर होता, या मैं म्यूजिक में मेरा शौक था, तो इस टाइप की चीजें थी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं समझूं कि शायद अल्लाह ने
मेरा इंतखाब किया और मुझे इस काम ठीक इंतखाब किया और फिर अल्लाह ने ही रास्ते निकाले। मैं एक आम आदमी हूँ और परवरदिगार ने मुझे जब भी मैं इलेक्शन लड़ा मुझे बड़ी कामयाबी मिली। हमेशा जीता, अल्लाह का ये खास करम रहा मुझ पे। और फिर मुझे जैसे काम मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ और आज अल्लाह ताला ने मुझे सूबे तक मैं कुछ तो जा रहा हूँ गया हूँ और फिर वहाँ पे भी जाके कैबिनेट में अल्लाह ताला ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। पता नहीं अल्लाह ने क्या क्या काम देने, लेकिन सच्ची बात है जहाँ मेरा अब इंतखाब हो गया है या जिंदगी में बड़ा अच्छा गुजर गया है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी काम मुझसे दे उसकी मुझे कुव्वत भी दे, ताकत भी दे। और जो मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए जो मुझसे हो सकता है, जिस कदर मेरे अंदर साथ है वो मैं जरूर करूँ। और शायद यही मेरी जिंदगी और मैं इसमें बड़ा खुश और बड़ा मुतमईन हूँ। अच्छा, अपनी लाइफ से मुतमईन है। मुझे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क का इंतखाब करना पड़े तो कौन सा मुल्क होगा? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है कि मैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी को मिलती है या शायद मैं सोचता भी कभी तो मेरा कभी मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह का। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हम रहना है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह बुनियादी ये है कि जैसे मैं अपने इलाके से लोग माइग्रेट हुए, मेरे वाले सब हुए, फिर हमारी पैदाइश हुई, यहीं पले बढ़े, तो मुझे लगता था कि जो बाकी लोग वहाँ रह रहे हैं ना, हमने उस मुश्किलात से फरार हासिल कर लिया, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और हम भाग के तो अपनी अच्छी जिंदगी के लिए आ गए। ठीक नहीं लगता ये। इसी तरह ये है कि मैं अगर मुल्क से जाता हूँ और मैं अपने हिस्से का काम या नहीं करता, शायद उससे मैं कोई बड़ी तब्दीली ना ला सकूँ, लेकिन अगर अपने हिस्से का काम नहीं करता और मैं कहीं जाकर अपने सुकून की जिंदगी गुजारता हूँ, मुझे नहीं लगता। मतलब आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज पसंद है आपको? हम देखते हैं मार वाली नहीं मुझे पसंद। मतलब मैं उसमें भी मेरी एक जमाना होता था, दोस्त अगर कोई अच्छी मूवी आती थी तो फिर एक दोस्त बताता था कि मैंने वो मूवी देखी है, तो दोबारा वो टिकट ले आता था, हम सारे जाके फिर 3 4 5 दोस्त देखते थे। तो मूवीज देखता था, लेकिन जिसके पीछे वो नहीं था कि उसकी स्टोरी क्या है। मतलब वो उस टाइप वाली जो मूवीज होती थी, जो एक्शन मूवीज हैं, कभी वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फनी या हंसी मजाक वाली? हाँ, हंसी मजाक भी अगर उसका एक म्यार है। एक तो आजकल आपका हंसी मजाक भी जो है ना हद क्रॉस कर गया, वो लिमिट क्रॉस कर गया, वो नहीं। वो जो आपका मजा है जिसमें मतलब एक ख्याल रखा गया है और उसका एक म्यार है, तो मैं देखता हूँ, पसंद करता हूँ। ज्यादातर मेरा फिल्म में जो होता है वो यही होता है कि इसमें कोई थीम हो, लेसन है कोई। अच्छा, कोई हिस्टोरिकल हमारी है, कोई हिस्ट्री की मूवीज आपकी बहुत सी आती हैं, ज्यादातर इंग्लिश बनी है वो मूवीज, तो वो देखने में थोड़ा, ये वॉरियर्स जो हमारे गुजरे हैं वो भी आती है, तो वो चूंकि सारा झूठ नहीं होता, तो इसलिए वो देखने में थोड़ा बुरा नहीं लगता। जहाँ सारा झूठ हो तो अच्छा लगता है। जी हाँ। बचपन में कभी लड़ाई हुई है? नहीं, बचपन में तो रोज लड़ाई होती थी। बचपन में तो बच्चे आपस में खेलते खेलते लड़ पड़ते थे, 10 मिनट बाद फिर खेलना शुरू कर देते थे, वो वाली लड़ाइयाँ बहुत हुई है। कोई ऐसा किस्सा जो, ऐसी कहानी जो आज भी याद करते हैं और हंस देते हैं? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि शरारतें तो हम, इतना है कि जब तक हम, वो जो बचपन के दिन थे उसमें हम हर रोज कोई ना कोई नया पंगा करते थे और कुछ ना कुछ ऐसे शरारत कर देनी हमने। और वो जो बच्चों की होती है शरारतें, किसी के कभी किसी की बैल बजा दी, तो कभी किसी को वैसे तंग कर दिया, तो कभी वो रेडी वाला आ गया तो उससे कुछ चीज उठा के खा दी, तो इस टाइप वाली वो बचपन की शरारतें वही होती थी और वो बेताशा है। मतलब उसमें तो याद, कभी कभी दोस्त से बैठते हैं तो फिर वो याद आती है कि हाँ जी वो हमने ये किया था, तो वो किया था। वो एक है कि उसमें, लेकिन इस समय कोई वो नहीं था कि हम कोई बिल्कुल ही कोई बेहुदा किस्म की चीजें नहीं करते थे कि घर में शिकायत आए या कोई वो करे। एक खौफ डर होता था पेरेंट्स का भी। इवन पेरेंट्स के अलावा हम मोहल्ले के जो हमारे बड़े होते थे
हमारे नेबर होते थे यूएस में नेबर, तो हम उनसे भी इतने डरते थे और एहतराम करते थे। अगर वो कहीं गुजर रहे हैं गली में से और हम वहाँ कोई खेल रहे हैं तो हम खामोश होकर खड़े हो जाते थे ताकि गुजर जाए और उनके सामने कुछ शरारत नहीं करते थे। इसलिए वो उस सोसाइटी में जहाँ पे आपको बड़ों का ख्याल रहता था तो शरारतें भी नेबर के अंदर ही होती थी। सबसे मुश्किल सवाल पूछने लगा हूँ पॉलिटिशियंस के हवाले से। 3 नंबर दूंगा और 3 नंबर हैं जरदारी साहब, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ। इनको कौन कौन से नंबर देंगे, क्योंकि पसंद है ही वैसे? नहीं, मैं सच्ची बात है, मैं उनमें से एक भी नहीं मुझे पसंद। देखें, मेरा जमात से तल्लुक है और मुझे इस जमात में मैंने बाकायदा शमूलियत की, किसी दूसरी जमात का ऐसा कभी नहीं रहा। नौबतबाड़ी में मैं आज़ादी इलेक्शन लड़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होता हूँ। इनके मुताल्लिक सच्ची बात है, इनमें सियासतदान है ही कोई नहीं। अगर आप मौलाना साहब की बात करें, मेरे से बड़े हैं, मैं एहतराम से बात करूँगा, तो उन्होंने मज़हब का कार्ड बेचा आज तक ऐसे। तो मज़हब तो किसी का इंडिविजुअल मसला होता है। वो मैं मुसलमान हूँ, मौलाना साहब अहले इल्म होंगे, लेकिन मैं भी शायद इतने कट्टर से मुसलमान हूँ, इतना ही मेरा बदी और यकीन है जितना उनका होगा, कि शायद मैं उसमें अपने आप को ज़्यादा कभी समझता हूँ। नवाज शरीफ साहब कहाँ से आए हैं वो आपको पता है, वो सियासतदान नहीं, कारोबारी आदमी थे और वो ला के उठा दिए गए और अभी तक वो उनको घसीट रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मैं कुछ चीज़ों के हवाले से पसंद करता था कि उनके अंदर कुछ सियासी असूल था। अगर चाहे भुट्टो साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आए थे, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब अच्छे लीडर थे, उनका विजन था। फिर बेनज़ीर भुट्टो थी, अच्छी लीडर थी, उसमें कोई शक नहीं है। उनसे मेरा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, उनकी तर्ज सियासत में मेरा इख्तलाफ होता है, लेकिन कम से कम वो उस दर्जे में वो आती है। ये बाकी जो है ना जी, जरदारी साहब इस वक्त के सदर हैं और मैं नहीं समझा कि वो उस सीट के भी है, लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट है, जैसे बनी जैसे बनाई गई, उसमें जैसे उनको सदर बनाया गया, तो मजाक किया कौम के साथ। मजाक किया कौम के साथ। तो शॉपिंग जो है आप जो करते हैं, क्या खुद करते हैं या फिर घर वाले आपकी शॉपिंग कपड़े वगैरह खरीदते हैं? कपड़े ईद के जो है? नहीं, मैं ईद के अलावा भी जो मैं मार्केट खुद जाता हूँ। अच्छा, खुद खरीदते हैं? ग्रासरी भी खुद खरीदता हूँ, चीज़ें जो लेनी हो कभी कभार घर वाले पूछ ले जाते हैं, लेकिन मैं खुद ही जाता हूँ। जो लाना होगा बच्चों के लिए, जिसके लिए भी, तो घर में कभी वो खास फरमाइश नहीं होती। इवन जब बच्चे छोटे भी थे तब भी इस तरह की कोई फरमाइश नहीं होती, पर ठीक है, जो ले आया उनको पसंद होता था वो ला लेते थे। तो वो खास एहतमाम के साथ घर वाले नहीं जाते थे। अच्छा, मैं तो इजाज़त भी नहीं होती इस बाजारों में बिला वजह करना। तो वो ज्यादातर मैं खुद ही खरीदारी करता हूँ। इवन मैं जो ग्रोसरी है, जो सब्जी मार्केट में जाता हूँ, गोश्त में खुद लेके आता हूँ। तो अभी भी वही रूटीन है। अभी जब मैं जाता हूँ तो चला जाता हूँ बाजार, जब खुद लेके आता हूँ। ईद है, दूसरा दिन है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी सुनने वाले हैं, ईद का मैसेज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए कोई ईद का मैसेज? मैं पूरी उम्मत को ईद मुबारक कहना चाहूँगा, अपने पाकिस्तानियों को, खासतौर पर उन पाकिस्तानियों को जो इस वक्त ओवरसीज है हमारे, वो अपने ख़ानदानों से, फैमिलियों से दूर हैं, उनको ईद मुबारक हो और उनके लिए दुआ है कि वो वक्त आए कि वो प्रदेश में ना हो, किसी मुल्क में अपने ख़ानदानों के साथ रह के रहेगा और तो खुशियाँ इंशाल्लाह आएगा। इस मुल्क का मैं आपको बता दूँ, शायद मैं पहले मायूस होता था। अब ये जो आपका इलेक्शन गुजरा ना, और जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, उसमें जो पब्लिक का ये कौम है, मेरा यकीन है कि अब कौम बन गई है। पहले मजूम थे और इसको कोई दबाना चाहेगा तो मेरे आज के लफ्ज़ याद रखेंगे, दलेगी नहीं, ये बढ़ेगा। और वो जिस दिन ये कौम यकजा हो गई और तमाम लोग अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमें जाके परदेश काटना पड़े। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी नेमत दी है कि इस मुल्क में तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ अगर ईमानदारी, दयानतदारी उस मुल्क के साथ कोई परिवर्तन नहीं,
चाहे वो सियासतदान है, सिविल ब्यूरोक्रेट है, आर्मी ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, या आपके जो भी इवन सोसाइटी का कोई भी शख्स है, चाहे वो मजहबी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं या लड़ाई जमातें हैं, जिस दिन हमारा सबकी सोच एक कौम की तरह होगी कि हमने बनना, तो कोई भी मैन पावर हमारे पास है। आपको दुनिया में अल्लाह ताला वो कम मुल्क हैं जिनमें तमाम अल्लाह ताला ये रहते हैं तुम्हारे पास है। तो मेरा यकीन है, अब मुझे टाइम का नहीं अंदाजा, लेकिन हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये मुल्क एक जो है ये दुनिया की बेहतरीन रियासतों में से होगा। हमारा निज़ाम अदलिया जो सब रैंकिंग जिसकी 137 नंबर पे है, उसमें मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये निज़ाम भी ऊपर जाएगा और अदल इंसाफ मिलेगा। हमारी बाकी जो अदारे हैं जो सब, चूँकि निज़ाम नहीं है मुल्क में उस तरह का जिससे लोगों का एतमाद हो, लोगों का एतमाद ही रियासत से उठा हुआ है। बिल्कुल। तो अब ये ज़रूरत है और नागुज़ीर है कि हमें अपने अवाम का एतमाद और ट्रस्ट को बात करना है, और वो बातों से नहीं होगा, अमली करना है। और उसके लिए आप चल पड़े, उस ट्रैक पर चल पड़े, तो फिर शायद हम ना होंगे शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद, शायद 20 साल बाद हम दुनिया के जो चंद ममालिक उनमें इंशाल्लाह इस मुल्क का शिकार होगा। इसके अलावा कोई चारा कोई नहीं है। ये फेडरेशन की भी ज़मानत यही बात है, इस मुल्क की भी, इस कौम की भी, इसके अलावा कम दर्जे की कोई चीज़ भी आप यहाँ पे आपकी नहीं चल सकती। बहुत तजर्बे हो चुके हैं इस मुल्क, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। खान साहब जेल में हैं, पहली ईद जो है उनकी जेल में गुजर रही है, क्या मैसेज देंगे खान साहब को और उनके चाहने वालों को? देखिए, मेरे पास सच्ची बात है, उस शख्स के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। उसकी अपनी ज़ात के लिए जेल में नहीं बैठा हुआ, वो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बैठा हुआ है, इस मुल्क के अवाम के लिए बैठा हुआ है, आपके मेरे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए बैठा हुआ है। और मैं समझता हूँ ये जो इसकी ये वाली ईद है ना जी, ये जो आज़ाद हम फिर रहे हैं ना, ये लाखों आज़ाद से वो कैद वाली है, बहुत भारी है उसकी। वो अल्लाह के यहाँ भी बड़ी अजर वाली है, और कौम की नज़र में कुछ ऐसी प्यारी कोई चीज़ नहीं है। और मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उसका गलबा आता है। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह खान भी आज़ाद होंगे, और जो उनका विजन है, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी सोच है, जो उनकी जद्दोजहद है, उसको कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला उनको जल्द जेल से बाहर लेके आए। तो ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। आज ईद का दूसरा दिन है। आपसे कहेंगे कि आज ईद के दूसरे दिन को खुशियाँ बांटें और दूसरों को भी खुशियाँ दें, खुद भी खुश रहें। हमने बड़ी कोशिश की अब्बासी साहब के थोड़ा सा मुस्कुराहट लेते हैं, लेकिन यह कि वो एक उनका टेम्पो बन चुका है सियासत का ही, तो उससे थोड़ा सा ट्रैक से हिल नहीं रहे थे। बड़ी कोशिश की मैंने। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे कोई मजीद जो हैं, जो अच्छे लोग, जो, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि कुछ अच्छे लोग जो उनको प्रोग्राम में शामिल करें, और आपकी ईद जो है, आपकी ईद हमारे साथ जो गुजरे वो अच्छी गुजरे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।